हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई यार, जरूर से कमेंट करके बताना। देखो, 10th के स्टूडेंट्स में हमेशा आप लोग को एक ही चीज बोलता हूं कि यार आप लोगों को ना अभी से आपकी तैयारी एकदम जोरों से शुरू कर देनी पड़ेगी, तभी आपका जो बोर्ड में जो अपना सपना है ना कि 90%, 85% या फिर 90-95% स्कोर करना, ये आपका पूरा हो पाएगा। तो अभी से ही डट के मुकाबला करो, डट के लग जाओ अपने पढ़ाई के अंदर और जितना हो सके पढ़ के खत्म करो यार सिलेबस जल्दी जल्दी, ताकि आपका हर एक चीज अच्छे से कंप्लीट हो जाए और वक्त के पहले आप रिवाइज भी कर पाओ। ठीक है। तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू, जैसा कि आप जानते हो कि फ्यूचर में आपके लिए बहुत सारी चीजें आएगी रिवीजन करने के लिए, लेकिन आप लोग का सिलेबस ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है, वो भी एक बार नहीं दो बार पूरा पढ़ा के रखा हुआ है। साइंस, मैथ्स एंड एसएसटी आप लोग को पता ही है। तो जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है बस यूट्यूब पे सर्च करो, हमारे वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। तो अच्छी तरीके से उसको देख के पढ़ाई कर सकते हो। साथ ही में आप लोग के लिए हम प्रॉब्लम सेट के भी, मैथ्स के प्रॉब्लम सेट के वीडियोस लेकर आ रहे हैं, ताकि आप लोग इसको देख के भी अच्छी तरीके से रिविजन कर सको। तो बहुत सारे चैप्टर्स के प्रॉब्लम सेट हमने मैथ्स के कंप्लीट करा दिए। तो हमारा चल रहा था प्रॉब्लम सेट नंबर 5, कौन सा, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो आज इसका लाए हैं लेक्चर नंबर 8, जिसमें अगेन दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़े से यूनिक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हो सकता है आपको पूछे जाए, हो सकता है हॉट्स के रूप में पूछा जाए, या फिर हो सकता है ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मेनली कैसे फ्रेम होते हैं पता है। ऐसे क्वेश्चंस कभी भी 3 मार्क्स के लिए 4 मार्क्स की कैटेगरी में ऐसे क्वेश्चंस देखने मिल जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लोग ये ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ के चले जाते हो, प्रिपेयर ही नहीं करते, एक बार भी देखते भी नहीं हो, प्रैक्टिस भी नहीं करते हो, और अक्सर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, फिर बोलते हैं यार काश यार देख लिया होता। तो यार टेंशन मतलब हम हर एक चीज, हर एक एग्जांपल्स को आपको करा रहे, ताकि आप लोग का अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो सके। तो मेहनत करते रहना, पढ़ाई करते रहना। मिड टर्म एग्जाम्स भी काफी नजदीक है अभी, दिवाली के पहले वाले, तो अच्छी तरीके से उसके लिए भी पढ़ाई करते रहो मन लगा के। साथ ही में अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो हमें फॉलो कर सकते हो, ये हमारे आईडी है, लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में भी दिया, और हमारे ऐप पे जाके जरूर से इंस्टॉल कर लेना। JR ट्यूटोरियल्स का ऐप है, वहां पे बहुत सारी चीजें हैं, और साथ ही में एक पेड बैच चल रहा है, विश्वास बैच कंप्लीट सॉल्यूशन। वहां पे हर एक चीज का लेक्चर्स एंड बाकी चीजें आपको मिल जाएगी, तो जाके चेकआउट कर लेना। अच्छा लगेगा तो जरूर से आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकोगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 13 तक। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखने वाले। 13 हमारा कंप्लीट हो चुका था, यस। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं, दिया क्या है, क्या बोल रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। मतलब एक ट्राइंगल होगा कोई, तो सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है ना, एक एक करके एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाओ। क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल है। ठीक है, मान लो ये ट्राइंगल है, बड़ा सा मैंने ड्रॉ कर लिया। अब ये ट्राइंगल क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल इफ पॉइंट्स डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। मतलब यहां पे क्लियर कट बोल रखा है कि एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के डी ई एफ जो पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट है। ये नाम नहीं है ट्राइंगल का, ट्राइंगल का नाम मतलब दिया ही नहीं है, ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। कौन से, हर एक साइड के मिड पॉइंट समझ लो। अब मैं मान लेता हूं कि ये वाला जो साइड वर्टाइस होगा, ये होगा ए, ये होगा बी और सी। तो हम लोग ने क्या मान लिया कि लेट ट्राइंगल एबीसी जो है इज ए ट्राइंगल। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं यहां पे लेट करके कि लेट ट्राइंगल ए बी सी इज अ ट्राइंगल। ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, मैंने मान लिया। अब ये जो ए बी सी है, इसके कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, तो इसको मैंने मान लिया। दूसरा कलर ले लेता हूं पहले, एक मिनट। इसको मैंने मान लिया x1 y1, कौन सा कलर ले लूं, चलो ये ग्रीन ले लेते हैं हल्का सा। x1, y1 ये हो गया। b को मान लूंगा x2, y2, ठीक है, और c को मैंने मान लिया x3, y3। 3 कोऑर्डिनेट्स है, मतलब 3 उसके वर्टाइस है, तीनों को मैंने मान लिया। लेकिन ये इसके अलावा आपको बोल रहा है कि डी ई एफ जिसके कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए, ये है मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो जो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल है उसके मिड पॉइंट्स यहां पे दिए हुए। ठीक है, तो चलो मान लो, जो भी जैसा भी आप मानना चाहते हो उसको, आप उस तरीके से उसको क्या कर सकते हो दोस्तों, मान सकते हो। ठीक है, तो अगर हमने ये ए बी सी माना है, तो हम लोग जो साइड्स होंगे, तो समझ लो कि ये एक साइड है, तो इसके लिए मैं मान लेता हूं, मान लो इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको मैंने मान लिया डी। यहां पे कलर में ग्रीन ले लेता हूं, डार्क वाला। इसका मैंने मिड पॉइंट मान लिया डी, इसका मैंने मिड पॉइंट मान लिया ई। ठीक है, और इसका मैंने मिड पॉइंट मान लिया एफ। ठीक है, डी ई एफ करके हर एक साइड का मिड पॉइंट हो गया। तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए यहां पे लिख दो -7,6। ई पॉइंट के उसी प्रकार कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 8,5, और वैसे एफ पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2, -2। ये आपको इतना चीज दिया हुआ है, इतना चीज आपको दिया हुआ है। आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। आप जानते हो कि जब भी ट्राइंगल बनता है तो उसका एक सेंट्रॉइड भी होता है। सेंट्रॉइड क्या होता है, उसके बीचों बीच एक पॉइंट होता है जो कि हर एक जगह से सेम होता है। दैट इज नथिंग बट द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द पर्टिकुलर ट्राइंगल। मतलब उस ट्राइंगल का एक सेंटर पॉइंट जिसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं लेट जी बी द सेंट्रॉइड, लेट जी बी द सेंट्रॉइड, और इस जी का कोऑर्डिनेट्स को मैं मान लेता हूं, लेट सपोज क्या मानू बताओ, x, y मान लो।
एक्स कॉमा वाई मान लिया, ठीक है। तो जी का कोऑर्डिनेट्स होगा एक्स कॉमा वाई, ये हमने मान लिया। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल सा फंडा इसका। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक करके, टेंशन मत लेना, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि देखो इसमें ना आपको लॉजिक बहुत लगेगा। तो दिमाग का खेल है पूरा, मतलब ऐसा नहीं है कि यार एक फॉर्मूला डाला, मिड पॉइंट फॉर्मूला डाला, सेंट्रोइड फॉर्मूला डाल दिया, आ गया आंसर, ऐसा नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको पूछा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड, मतलब इन शॉर्ट सेंट्रोइड पूछा है हम लोग को, तो हम लगाएंगे सेंट्रोइड फॉर्मूला। तो हमको सेंट्रोइड फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो बाय सेंट्रोइड फॉर्मूला हम लोग को अगर सेंट्रोइड निकालना है, मतलब जी का वैल्यू निकालना है हम लोग को, जो कि एक्स कॉमा वाई है, इसका वैल्यू निकालना है, तो हमें सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या होता है सेंट्रोइड का फॉर्मूला? x1 प्लस x2 प्लस x3 होल डिवाइड बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, यही हमारा फॉर्मूला है। ये सभी हम लोग जानते हैं, बहुत पहले से हमने इस चैप्टर को पढ़ रखा है, तो ये सब चीज हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि ये हमारा फॉर्मूला है सेंट्रोइड का। तो हम डायरेक्टली x1 x2 x3 का वैल्यू डालते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं, आ जाएगा हमारा सेंट्रोइड। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है अभी फिलहाल में? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे जो x1 माना है हमने, कहा गया ये x1 माना है, ये x2 माना है मैंने ये वाला, और ये x3 माना है, इसका वैल्यू पता है क्या हमको? मतलब कोऑर्डिनेट्स पता है क्या आपको? नहीं पता। आपको तो खाली x1 y1 x2 y2 x3 y3 है क्या वो पता है, लेकिन वैल्यू नहीं पता। तो इन शॉर्ट हमें इसके अंदर वैल्यू डालने के लिए वैल्यू पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इन ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू, तब जाके हम इसमें पुट ऑन कर सकते हैं। तो मुझे ये मालूम नहीं है, तो या तो इसको लास्ट में लिखो या तो इसको पहले ही लिख के इक्वेशन नंबर 1 ऐसा डाल के छोड़ दो। तो मैंने क्या किया, पहले ही लिख दिया ताकि समझ में आ जाए कि हमको करना क्या है। x1 निकालना है, x2 निकालना है, x3 निकालना है, उसी प्रकार y1 निकालना है, y2 निकालना है और y3 निकालना है। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, ये आपका पहला बेसिक स्टेप था, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा और साइड में यहां पे बनाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे। अब हम क्या बोल सकते हैं कि मुझे पता है कि ये मेरा x1 y1 है, ये मेरा x2 y2 है, ये मेरा x3 y3 है। अगर मैं सिर्फ ये लाइन को कंसीडर करूं, a और b, अगर मैं कंसीडर करता हूं, कंसीडर ab, अगर मैंने सिर्फ ab को कंसीडर किया, देखो ध्यान से, a और b को कंसीडर किया, तो मेरा f जो पॉइंट है वो इस ab का मिड पॉइंट है, जो कि हमको बोल रखा है ना कि जो भी उसका मिड पॉइंट है वो दिया है, मतलब कहीं ना कहीं f जो पॉइंट है, f पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो कंसीडर AB, यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि f इज, इधर ही सामने लिख दो चाहिए तो, यहां पे लिख देता हूं, कंसीडर AB, f इज मिड पॉइंट ऑफ AB। f क्या है? मिड पॉइंट है AB का। तो यहां पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहां पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, यानी कि f के कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो f के कोऑर्डिनेट जो भी मिलेंगे आप लोग को, इसका जो वैल्यू आएगा बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? इसका क्या है? x1 और इसका है x2, मतलब x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, यही हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला है। यहां पे लिख दो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, यहां पे आपने लिख दिया बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। समझ में आया इतना चीज? लेकिन f का कोऑर्डिनेट्स का तो वैल्यू मुझे पता है ना, तो यहां पे मैं f का कोऑर्डिनेट्स का जो वैल्यू है दोस्तों, f का जो कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू है वो मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? f के जगह पे मैं लिख सकता हूं 2 कॉमा -2, तो 2 कॉमा -2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? दैट इज x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? इसको ध्यान से देखो, जो चीज मैंने अभी यहां पे करके दिखाई आप लोग को, ये चीज को आपको समझना पड़ेगा कि मैंने यहां पे क्या किया। करेक्ट है कि नहीं दोस्तों? ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगर यहां पे आप ध्यान दोगे तो ये 2 कॉमा -2 है और ये x1 प्लस x2 बाई 2 और ये y1 प्लस y2 बाई 2 कॉमा में, मतलब अगर हम इसको कंपेयर कर लें, कंपेयर विथ ईच अदर कर लें, तो हम लोग को एक वैल्यू मिलेगा। ध्यान से देखना, क्या वैल्यू मिलेगा? कौन बताएगा? क्या वैल्यू मिलेगा कि ये जो x1 था प्लस x2 था डिवाइड बाई 2 था, ये किसके बराबर हो जाएगा? इस 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कॉमा ये y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये इस वाले के बराबर हो जाएगा, जो कि ये -2। समझ में आ रहा है? अब यहां पे क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो ये 2 है, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, यानी कि ये x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका y1 प्लस y2 इज इक्वल टू -4। ये समझा? देखो बहुत ईजी है, मैं साइड हटता हूं यहां पे, देखो बहुत ईजी लगेगा आप लोग को, ये दो चीज आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो x1 प्लस ये x2 है, देखो ध्यान से, x2 प्लस इज इक्वल टू 4 और y1 प्लस y2 इज इक्वल टू -4, ये आपको समझ में आ गया। एक एक नाम दे दो इसको, मैंने इक्वेशन नंबर 1 इसका ऑलरेडी नाम दे रखा है, तो इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 2 और 3, ठीक है ना। इसको थोड़ा और साइड करता हूं मैं,
इसका नाम मैं रखूंगा इक्वेशन नंबर 2 और इसका नाम मैं रखता हूं इक्वेशन नंबर 3। समझ में आया ये चीज यहां तक क्लियर? तो जैसे हमने इसके लिए निकाला एफ मिड पॉइंट ए बी लेके निकाला, वैसे ही बीसी का डी मिड पॉइंट लेके निकालेंगे तो दो और इक्वेशन मिलेंगे, वैसे ही एसी का मिड पॉइंट ई लेके निकालेंगे, वैसे दो और इक्वेशन मिलेंगे, टोटल 6 इक्वेशन मिलेंगे। समझ में आ रहा है? टोटल 6 इक्वेशन मिलेंगे। कैसे? अब देखो ध्यान से, देखो ये थोड़ा बहुत बड़ा जाएगा तो हम बीच बीच में इसको कलर चेंज करके आपको बताते रहेंगे। तो यहां पे एक पहला पड़ाव यहां पे खत्म होता है हमारा। अब दूसरा पड़ाव क्या करेंगे हम लोग? अब यहां पे जैसे हमने कंसीडर ए बी किया था, अब कंसीडर करते हैं बीसी। हम लोग क्या करेंगे यहां पे? कंसीडर बीसी। अब कंसीडर जब हमने बीसी किया तो यहां पे बीसी के लिए डी मेरा मिड पॉइंट है, तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो यहां पे भी हम लोग क्या लगा सकते हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो डी के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या लगेगा? तो डी के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला जो बनेगा, क्या बनेगा? देखो ये x2 है, ये x3 है, मतलब x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 प्लस, मतलब कॉमा, ये y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2। समझ में आ रहा है? यही बनेगा। अब यहां पे अगर हम इसको एडिशन करने की कोशिश करें, देखो ध्यान से समझो इस चीज को, अगर यहां पे हम मतलब एडिशन मतलब डी का वैल्यू जो हमको पता है वो डालने की कोशिश करें, तो डी का वैल्यू वी नो दैट -7,6 -7,6 है डी का वैल्यू, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 और जैसे ये y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। समझ में आ रहा है? सेम जैसे यहां पे हमने किया वैसे अगर इसको हम कंपेयर करें तो ये क्या हो जाएगा? अगर आप देखोगे इसको ध्यान से तो ये क्या हो जाएगा? समझो इस चीज को, कंपेयर कर लो तो ये क्या हो जाएगा कि x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -7 हो जाएगा। तो यहां पे लिखो देयरफॉर x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर, यानी कि -7 के बराबर, कॉमा, और ये y2 प्लस y3 जो रहेगा डिवाइड बाई 2, ये किसके बराबर रहेगा? इस वाले, यानी 6 के बराबर रहेगा। समझ में आ रहा है? यहां तक समझा? एक पेज ले रहा हूं, नया पेज लेता हूं अभी आगे का सॉल्व करने के लिए। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखो एक पेज ले रहा हूं यहां पे, तो x2 प्लस x3 था, तो ये हो जाएगा x2 प्लस x3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय -7 यानी -14 हो जाएगा। लिख दो यहां पे -14। ठीक है, इसका नाम क्या दे दोगे? इक्वेशन नंबर कितना हो गया? 3 हो गया था, इसका नाम मैंने रख दिया इक्वेशन नंबर 4, कॉमा कॉमा। एक और चीज है यहां पे, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा? 12। तो y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो यहां पे लिख दो y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 12 और ये आपका बन गया एक नया इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 5। समझ में आ रहा है? यहां पे एक और लाइन खींच देते हैं हम लोग ऐसा। चलो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये आ गया हमारा दूसरा पड़ाव। दूसरा पड़ाव मतलब एक इस लाइन का हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके कुछ दो इक्वेशन बना दिए। अब इस लाइन का इस्तेमाल करके हमने दो इक्वेशन बना दिए ये वाले। अब एक और लाइन बचा हुआ है जो कि है एसी वाला पार्ट, तो एसी लेंगे, कंसीडर एसी। अब हम क्या करेंगे? कंसीडर करते हैं एसी को। तो कंसीडर, यहां पे एक पार्टीशन ऐसा कर दो, ठीक है? तो कंसीडर एसी, कंसीडर एसी करेंगे तो एसी में E इज द मिड पॉइंट, तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। देखो ध्यान से क्या लिखोगे? E इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। एसी का मिड पॉइंट है E मेरा, ठीक है? एसी का E मेरा मिड पॉइंट है, तो हम लोग भी यहां पे क्या लगा सकते हैं? बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, दैट इज E का जो कोऑर्डिनेट्स आएगा वो क्या आएगा? देखो क्या आएगा अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला? ये और ये है, यानी x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा? x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, वैसे कॉमा ये y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, ठीक है? तो y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। लेकिन E के कोऑर्डिनेट्स पता है क्या हमको? बिल्कुल पता है, जो कि है 8,5। तो E के जगह पे क्या लिखोगे आप? 8,5 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। समझ में आ रहा है? देखो अभी अब क्या हो जाएगा? कंपेयर कर लो, हम यहां पे कंपेयर कर लो, सेम वही चीज कंपेयर कर लो, तो क्या हो जाएगा? ये पूरा यानी कि x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 ये किसके बराबर हो जाएगा? ये इस 8 के बराबर हो जाएगा, कॉमा ये y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 जो हो जाएगा ये किसके बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, किसके बराबर हो गया? 5 के बराबर हो गया। अब यहां पे सॉल्व कर लो इसको, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 16। और यहां पे इसका नाम क्या रख दोगे? 4 5 इक्वेशन हो गया, इसका नाम रख लो इक्वेशन नंबर 6। वैसे ये हो जाएगा y1 प्लस y3 और ये 2 5 हो जाएगा 10, इसका नाम रख लो इक्वेशन नंबर 7। तो हमें यहां पे क्या हो गया? हर एक लाइन से, ट्रायंगल के हर लाइन से दो दो इक्वेशन मिल गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जो एक्स एक्स वाले पार्ट वाले इक्वेशन है उसको एक साथ प्लस करेंगे। कौन कौन से है देखो यहां पे, कहां गया? ये x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4 है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर ये x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -14 है जो कि है इक्वेशन नंबर 4।
और ये x1 प्लस x3, मतलब जितने भी x वाले पार्ट है उसको हमने प्लस करना है। तो हम यहां पे लिखेंगे, अब हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर कौन कौन सा है, 2 है, 4 है और 6 है। इक्वेशन 2, 4 एंड 6, इन तीनों को हमको ऐड करना है। तो तीनों कौन है? पहला इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4। x वाले को साथ में ले लो, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4 था, प्लस, देखो ध्यान से यही चीज है। अब मतलब ऐसे प्लस नहीं होता, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड के साथ प्लस होगा, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड के साथ प्लस होता है। तो x1 प्लस x2 प्लस ये x2 प्लस x3 प्लस ये वाला कौन सा है, 6 वाला, जो कि है x1 प्लस x3 इज इक्वल टू पहले वाले के साथ क्या था, पहले वाले के साथ है 4, इसके साथ है -14, मतलब लिखो 4 -14 और इसके साथ क्या है 16 प्लस 16। अब सॉल्व कर लो इसको, देखो x1 प्लस x1 2x1, ये 2x2 और 2x3, मतलब 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 4 -14 इज -10, 16 -10 इज नथिंग बट 6, ये हो गया। अब यहां पे हर एक में डिवाइड बाय 2 कर सकते हो आप, तो यहां पे कर दो डिवाइड बाय 2, तो इससे क्या हो जाएगा, ये आपका बचेगा x1 प्लस x2 प्लस x3, यहां से 2 डिवाइड हो गया सबके साथ, ठीक है ना, और यहां पे 6 डिवाइड बाय 2 हो गया, मतलब 3 बचा। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 3 आ गया। इसको कुछ नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 7 बन चुका है हमारा, तो इसको नाम हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 8। समझ में आ गया। अब जैसे हमने यहां पे ऐड किया x वाले को ना, वैसे हम ऐड करेंगे y वाले को। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे एडिंग y वाले इक्वेशन का नाम क्या है, एडिंग इक्वेशन नंबर कौन कौन सा है y वाले इक्वेशन, देखो y वाले इक्वेशन कौन सा है, एक ये है थर्ड वाला है, और उसके बाद यहां पे है फिफ्थ वाला और सेवेंथ वाला, मतलब थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ। तो इक्वेशन नंबर थर्ड प्लस फिफ्थ प्लस इक्वेशन नंबर 7, इन तीनों को प्लस किया। तो थर्ड वाला क्या है, सबसे पहले थर्ड वाला है y1 प्लस y2, ठीक है ना, क्या है y1 प्लस y2, ठीक है। फिर ये वाला कौन सा है y2 प्लस y3, और थर्ड फिफ्थ वाला कौन सा है, सॉरी सेवेंथ वाला कौन सा है, ये फिफ्थ था, ये सेवेंथ वाला है y1 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y3 एंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे है -4, यहां पे है आपका 12 प्लस 12, ठीक है ना, अच्छे से लिखते हैं प्लस 12, और यहां पे कितना है y1 प्लस y3 का 10 प्लस 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 2y1 हो गया, 2y2 हो गया, 2y3 हो गया, मतलब 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 सेम पहले जैसा इज इक्वल टू -4 प्लस 10, 12 माइनस 4 इज नथिंग बट 8 प्लस 10 इज 18 बचेगा, करेक्ट है, 8 प्लस 10 18 ही होता है ना, देखो करके देख लो, देखो 12 प्लस 10 इज 22 माइनस 4 इज 18 बराबर। अब यहां पे भी क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, तो यहां पे क्या बचेगा, y1 बचेगा प्लस y2 बचेगा प्लस y3 बचेगा इज इक्वल टू 18 भी 2 से डिवाइड हो गया तो 9 बचेगा। तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 9। समझ में आ गया, ठीक है। अब हमने क्या निकाल लिया है, हमने 2 इक्वेशन निकाल दिया, एक ये 8 वाला और एक 9 वाला। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 3, y1 प्लस y2 y3 इज इक्वल टू 9। अब इसका इस्तेमाल हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन से ही इक्वेशन क्यों नहीं रहा हम लोग को, लेकिन ये इतने सारे इक्वेशन को ऐड करके जो दो ये इक्वेशन 8 और 9 जो मिला ना, ये एक्चुअल में हमें मिला, जो कि उठा के हम डाल देंगे हमारे मेन पहले वाले इक्वेशन में, x1 प्लस x2 प्लस x3, देखो ऊपर इसी में वैल्यू डाल देंगे। x1 x2 x3 अलग अलग वैल्यू नहीं निकाल पाए हम लोग, लेकिन x1 प्लस x2 प्लस x3 निकाल दिया 3, और y1 प्लस y2 प्लस y3 निकाल दिया हमने 9। अब उसमें उठा के डाल दो, मतलब क्या करेंगे हम लोग, यहां पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर कौन कौन सा है, 8 और 9, वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 8 एंड 9 इन इक्वेशन नंबर 1, मतलब हमने 8 और 9 का वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाला। तो इक्वेशन नंबर 1 कहां है, देखो ये है, क्या है, g के कोऑर्डिनेट्स x, y, जो कि है g के कोऑर्डिनेट्स x, y इज इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला क्या है, देखो यही है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, लिख दो यहां पे, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 था, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3 था। x1 प्लस x2 प्लस x3 का वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3 और नीचे 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 का वैल्यू क्या है, निकाल के रखा है हमने 9 अपॉन 3, आ गया आंसर, 3 अपॉन 3 इज नथिंग बट 1, 9 अपॉन 3 इज नथिंग बट 3, तो 1,3 इज द कोऑर्डिनेट। तो आपका सेंट्रॉइड का वैल्यू आ गया, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो आपको वही पूछा था ना क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द कोऑर्डिनेट, देखो क्वेश्चन कहां गया,
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड क्या है, जी माना है आपने, तो आपने निकाल लिया कि जी मतलब जो सेंट्रॉइड है, तो आप लिख सकते हैं यहां पे देयरफॉर सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट्स आ गया वो क्या आ गया 1,3। दिस इज योर आंसर, खत्म कहानी। कितना इजी क्वेश्चन था, इससे ज्यादा इजी कुछ हो सकता है क्या, आप बताओ। यस इट वाज लेंथी, इट वाज वेरी बोलते बोलते ना ब्रेनी क्वेश्चन था, मतलब आपको इसको समझना पड़ेगा, सोच समझ के सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन था इजी। करेक्ट है, समझ में आ गया, क्लियर है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है देखते हैं अगला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे पढ़ रहा हूं, देखो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ना एग्जाम में, वो भी हॉट्स टाइप के क्वेश्चन है, मतलब इतना टाइम लग गया इसको कराने में, 15-20 मिनट लग गया कराने में, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो ज्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखो ये हमारा है अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15, देखो ध्यान से। शो दैट ए का कोऑर्डिनेट दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, ठीक है चलो इतना समझ लिया हमने। क्या बोल रहा है, आर द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर। यार कितना इजी क्वेश्चन है, इसके पहले हमने ऐसे कई सारे एग्जांपल्स देखे। कैसे, एक क्वेश्चन पूछा था शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल, शो दैट इट इज ए पैरेललोग्राम, तो वैसे ही करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है कि ये शो करना है कि ये चारों जो है उसके वर्टाइसेस है, किसके, स्क्वायर के। तो सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे, स्क्वायर का वर्टाइसेस कब बनता है, मतलब मान लो कोई भी एक स्क्वायर है, जैसे मैंने मान लिया ये मेरा स्क्वायर है, ठीक है ना। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा। स्क्वायर का मतलब होता है हर साइड सेम होना। तो समझ लो कि मैं मान लेता हूं कि लेट ये ABCD है ना, तो ये A होगा हमारा, ये B होगा, ये C होगा और ये D होगा। चारों के वर्टाइसेस लिख दो। ये क्या है 4,-1 है, ठीक है। ये है आपका B 6,0, C कितना है 7,-2 और D कितना है 5,-3। तो ये आपके वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमको ये बताना है कि ये चारों क्या है, मिला के एक स्क्वायर बना रहे हैं। लेकिन स्क्वायर कब बनता है, हम जानते हैं स्क्वायर तब बनता है जब ये वाला साइड AB, BC, CD और AD, ये चारों का वैल्यू डिस्टेंस जो आएगा वो सेम आए। तो हम लगा सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला और चारों के वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो चलो लगाते हैं एक एक करके और चेक करते हैं कि वो सेम आ रहे हैं कि नहीं। अगर सेम आ रहे तो समझ जाना भैया कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब जो डब्बा बनेगा वो क्या बनेगा, स्क्वायर ही बनेगा। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे AB निकालेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ AB सेम, डिस्टेंस ऑफ AB कैसे निकालेंगे, बाय कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेम बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों के बीच में निकालना है, x2 - x1 मतलब 6 - 4। देखो अब डायरेक्ट करूंगा मैं, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। 6 - 4 दी स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -1 यानी कि +1 दी होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 6 - 4 इज 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसका सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर अंडर रूट ऑफ 4 + 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5। तो आपका ये आंसर आ गया, डिस्टेंस ऑफ AB जो आ गया वो आ गया अंडर रूट ऑफ 5, ठीक है। ये एक चीज निकाल लिया आपने, मतलब एक साइड आपने निकाल लिया, एक साइड AB निकल गया। अब BC निकालो, डिस्टेंस ऑफ BC निकालो, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ BC, इसको चाहिए तो आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना। डिस्टेंस ऑफ BC निकाल रहा हूं, BC निकाल रहा हूं मतलब सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, दिस माइनस दिस मतलब 7 - 6 दी होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस -2 - 0 दी होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, चलो क्या हो जाएगा, देखो 7 - 6 इज नथिंग बट 1 का स्क्वायर प्लस -2 - 0 इज -2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस -2 का स्क्वायर इज 4 + 1 इज 5, मतलब इसका भी आ गया अंडर रूट ऑफ 5। तो आपका डिस्टेंस ऑफ BC जो आ गया वो भी कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 5 आ गया, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। देखो ये भी √5, ये भी √5 आ गया, बस इसको √5 और इसको √5 दिखा दो, आ गया हमारा आंसर, खत्म। इजी है ना, समझ में आ रहा है दोस्तों, बहुत इजी जा रहे हैं हम लोग, टेंशन मत लेना। चलो अब देखो वापस से थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। चलो अब यहां पे हमने डिस्टेंस ऑफ AB निकाल लिया, √5 आया, डिस्टेंस ऑफ BC निकाल लिया, वो भी √5 आ गया। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ CD। डिस्टेंस ऑफ CD निकालते हैं अगेन बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला CD के बीच में, x2 - x1, तो CD डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा तो x2 - x1, तो x2 ये होगा मतलब 5 - 7, तो 5 - 7 दी होल स्क्वायर प्लस -3 -2 मतलब प्लस हो जाएगा यहाँ पे +2 दी होल स्क्वायर, ठीक है। चलो सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, 5 - 7, ये माइनस है ना, 5 - 7 इज -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस -3 + 2 इज नथिंग बट -1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, तो -2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस -1 का स्क्वायर होता है 1, मतलब ये भी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5। देखो इसका भी आ गया, तो डिस्टेंस ऑफ CD ये भी आ गया आपके लिए अंडर रूट ऑफ 5। डिस्टेंस ऑफ CD इज ऑल्सो अंडर रूट ऑफ 5, ये मान लो इक्वेशन नंबर 3। ये भी आ गया √5। अब बचा AD, तो चलो AD भी निकालते हैं, AD भी निकालते हैं, क्या करो, हाँ चलो डिस्टेंस ऑफ AD, डिस्टेंस ऑफ AD इसके लिए भी अगेन फॉर्मूला वही रहेगा, दैट इज स्क्वायर रूट वाला, कौन सा, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो AD के लिए x2 - x1 मतलब ये माइनस ये, तो 5 - 4 दी होल स्क्वायर प्लस
-3 माइनस ऑफ -1, -3 माइनस ऑफ -1 मतलब +1 दी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 5 - 1 का स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर प्लस -3 + 1 यानी कि -2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो। देखो थोड़ा फास्ट भी जा रहा हूं मैं, आप देख सकते हो कि आप इतने बार कर लिया तो प्रैक्टिस हो गया, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटे छोटे स्टेप्स बताने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से पता है कि हम कर क्या रहे हैं, और आप लोग भी समझदार हो, समझ जाओगे क्योंकि इतने बार कर लिया हमने उस चीज को। ठीक है ना, 1 का स्क्वायर इज 1, -2 का स्क्वायर इज 4, तो ये भी आ गया देखो अंडर रूट ऑफ 5 आ गया। ठीक है, क्या निकाला हमने, डिस्टेंस ऑफ एडी निकाल लिया। तो डिस्टेंस ऑफ एडी इज ऑल्सो कम एज अंडर रूट ऑफ 5, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे अगर आप ध्यान दोगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 एंड 4 चारों के चारों का जो वैल्यू आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्लियर कट क्या बोल सकते हैं कि भैया जो डिस्टेंस ऑफ ए बी जो रहेगा, ठीक है, वो किसके बराबर है, डिस्टेंस ऑफ बीसी के बराबर है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ बीसी किसके बराबर है, डिस्टेंस ऑफ सीडी के बराबर है, और डिस्टेंस ऑफ सीडी किसके बराबर है, डिस्टेंस ऑफ एडी के बराबर है। मतलब इन शॉर्ट चारों के चारों जो साइड है कौन कौन से, ए बी, बी सी, सी डी और एडी, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू एडी। तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भैया ये चारों के चारों साइड क्या है, इक्वल है, और चारों के चारों साइड इक्वल होता है तो वो कहलाता है रोम्बस, स्क्वायर नहीं कहलाता, वो कहलाता है रोम्बस। मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग। और साथ ही में एक और चीज है, यहां पे अपोजिट साइड जो होंगे, मतलब ए बी के अपोजिट में सी डी है, बीसी के अपोजिट में एडी है, मतलब ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। करेक्ट है कि नहीं, ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा, हम लोग ये भी बोल सकते हैं। करेक्ट है कि नहीं। तो सबसे पहले ये यहां पे हम लोग बोलेंगे कि ऑल द साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ये जो ए बी सी डी होगा ये क्या होगा, इज अ रोम्बस। ये क्या होगा, रोम्बस होगा। मुझे एक बात बताओ कि कोई भी चीज रोम्बस कब होता है, जब उसके चारों साइड सेम हो, लेकिन कोई भी चीज स्क्वायर कब होता है, जब उसके चारों साइड सेम हो एज वेल एज उसके डायगोनल्स भी एक दूसरे के साथ सेम हो। क्योंकि अगर मैं बात करूं रोम्बस की, तो रोम्बस ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें हो सकता है एक साइड जो है, मतलब जो डायगोनल है वो एक साइड लंबा हो, दूसरा साइड छोटा हो। तो हम लोग यहां पे एक और चीज चेक करेंगे जो कि होगा इसके डायगोनल्स। हम लोग क्या चेक करेंगे, डायगोनल चेक करेंगे। तो लेट्स चेक डायगोनल, लेट्स चेक इट्स डायगोनल। अब डायगोनल कैसे चेक करोगे, डायगोनल चेक करने के लिए आपको डायगोनल बनाना पड़ेगा। तो ये ए से लेके सी एक डायगोनल बन गया और बी से लेके एक डी डायगोनल बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एसी का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑफ एसी, सेम वही फॉर्मूला, थोड़ा शॉर्टकट मारेंगे, एसी मतलब x2 - x1, तो 7 - 4, ठीक है ना, 7 - 4 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस ऑफ -1, तो -2 + 1 दी होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा। अब थोड़ा और शॉर्टकट मारूंगा, 7 - 4 होता है 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस -2 + 1 होता है -1, -1 का स्क्वायर होता है 1, मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 10। तो आपका डिस्टेंस ऑफ एसी जो आ गया वो कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 10 आ गया। ठीक है ना, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर क्या मानोगे, 4 हो चुका है, इसको मैं 5 मान लेता हूं, इक्वेशन नंबर 5 आ गया। ठीक है, कलर चेंज। अब देखो ध्यान से, वैसे एसी निकाला वैसे बीडी निकाल सकता हूं, तो डिस्टेंस ऑफ बीडी निकाल लो, डिस्टेंस ऑफ बीडी, इसके लिए भी सेम वही x2 - x1 वाला फॉर्मूला। तो बीडी निकालना है तो ये x2 रहेगा, तो 5 - 6 दी होल स्क्वायर, 5 - 6 दी होल स्क्वायर प्लस -3 - 0, -3 - 0 दी होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। देखो 5 - 6 होता है -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 1 ही होता है, डायरेक्ट लिख दो 1, प्लस -3 - 0 इज -3, -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, -3 का स्क्वायर इज 9, तो 1 + 9 मतलब ये भी आ गया अंडर रूट ऑफ 10। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ बीडी जो आया वो भी आ गया अंडर रूट ऑफ 10। इसको भी बना लो एक बॉक्स में और इसको लिख दो इक्वेशन 6। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा डायगोनल एसी था, डायगोनल जो एसी था वो किसके बराबर आ रहा है, डायगोनल बीडी के बराबर हो रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डायगोनल्स आल्सो इक्वल, चारों साइड इक्वल, ऑल्सो डायगोनल ऑल्सो इक्वल। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। क्या है, स्क्वायर है, और ए बी सी डी क्या है, वर्टाइसेस है। ठीक है ना, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर। किसके स्क्वायर, किसके वर्टाइसेस है, स्क्वायर के वर्टाइसेस है। ये हमने ऐसा प्रूव करके दिखा दिया। क्लियर, समझ में आ गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। आई नो आप लोगों को लग रहा होगा कि यार सर क्या क्वेश्चन, इतने बड़े बड़े एग्जाम में कितना टाइम लगेगा। यस बिल्कुल टाइम लगेगा, लेकिन इफ यू आर गोइंग टू टेक प्रैक्टिस,
प्रैक्टिस इज मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ना यार, क्योंकि एक इंसान जो होता है, जैसे बचपन में हम बाइक चलाते हैं, मैंने कई बार एग्जांपल दिया है, बाद में एकदम हलवा लगता है यार, बाइक आंख बंद करके भी चला लो, मतलब आंख बंद करके मत चलाना, लेकिन फिर भी वैसे सेम मैथ्स भी होता है यार, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपको ये सब एग्जांपल जो हार्ड लग रहे हैं एक टाइम पे, जो बहुत ईजी लगेंगे। तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर। देखो 2 क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं, आप सोचते होंगे ना सर 2 क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं, 2 क्वेश्चन इसलिए करा रहे हो कि ये इतने बड़े बड़े हो जाते हैं कि इसी में आपका आधा घंटा खत्म हो जाता है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। अगेन हाजिर हो जाऊंगा अगले लेक्चर में और भी क्वेश्चंस के साथ। बस आज के लिए इतना, इस वीडियो को एंड करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्वेश्चन पढ़ के कैसा लगा है, समझ में आया कि नहीं, जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।